गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जिस समय में देख रहे हैं आपको उस हिसाब का सैल्यूटेशंस। और जैसा बच्चे आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों में बिहार बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो बिहार बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर मॉडल पेपर रिलीज किया था, हम एड्यूरेट्स में हमने मिलके एक सीरीज लॉन्च करने का प्रयास किया है, जिसमें हम बातें करेंगे कि जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर में क्वेश्चंस कैसे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, क्या आंसर होना चाहिए, क्या क्या उसके बारे में लिखना होगा, उस चीज पे हम बात करेंगे। और इस पेपर को भी हम देखेंगे। अब जिसमें इस सीरीज में आपको अलग अलग टीचर्स जो हैं अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में, अलग अलग क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करेंगे हम लोग आज फिजिक्स के पेपर, जो मॉडल पेपर रिलीज किया है बिहार बोर्ड ने उससे। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले तो आपको ये पेपर है और इस पेपर में आपको समय लिखा हुआ है, कितने पेजेस हैं इसमें, और उस पेजेस के साथ कितना मार्क्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जो इंस्ट्रक्शंस है बेसिक। इस बेसिक इंस्ट्रक्शन में दो तीन चीजें मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जैसे पहली जो चीज है यहाँ पे, एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15 मिनट्स, एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15 मिनट्स हैज बीन अलॉटेड टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। तो ये जो समय आपको मिलेगा, इस समय में आप प्रयास करें कि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें। और वो जो सारे क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद आप उस समय, उस 15 मिनटों में आप ये प्रयास करेंगे कि आप ये आइडेंटिफाई कर लें, आप ये चिन्हित कर लें कि कौन से प्रश्न आपने करने हैं और कौन से आपने नहीं करने हैं। और यह प्रश्न पत्र दो खंडों में है, खंड अ एवं खंड ब। मतलब दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और ये जो दो सेक्शन होंगे बच्चे, ये दो सेक्शन जो है आपके पास, ये जो दो सेक्शंस आपको मिलेंगे, ये दो सेक्शन जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बटे हुए होंगे। खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें 35 प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि परीक्षार्थी 35 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते या देती हैं तो प्रथम 35 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनके उत्तर देने हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक पर सही विकल्प को काले नीले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रयोग नहीं करें, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। मतलब इन्होंने ये कहा है कि आपके पास 70 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के। उस ऑब्जेक्टिव में से केवल आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं। और अगर आपने जोश में आके 35 की जगह 40 कर दिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आपको जो 35 प्रश्न सबसे पहले आएंगे, केवल उन्हीं के नंबर आपको दिए जाएंगे। इसी में जो दूसरे हैं सेक्शन बी, इसमें आपको 20 सवाल मिलेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इस 20 में से आपको कोई किन्हीं, हर प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा और इसमें से किन्हीं 10 का उत्तर आपको देना है। मतलब जितने प्रश्न हैं ठीक उसके आधे प्रश्न आपको बनाने। अब इस वाले में जो आखिरी के 6 सवाल हैं वो 5 नंबर के होंगे। उसमें से आपको किन्हीं 3 का चयन करना है और उसे बनाना है। इसमें अब हम शुरू करेंगे ज्यादा समय ना लेते हुए कि एक्चुअल जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को किस टाइप से हमको देखना है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसे हिंदी में कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और उस पर प्रयास करेंगे कि थोड़ा बहुत हम थ्योरी को भी टच करें कि ये किस टाइप से सवाल पूछा गया है और क्या आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो जो पहला सवाल है आपका कि एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे दो तीन चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कि एसआई यूनिट होता क्या है बच्चे। तो एसआई यूनिट समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि एसआई यूनिट पूछा गया, तो एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आपसे पूछा गया, ठीक है। इंग्लिश वाले में देखें तो एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। अब एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? एसआई यूनिट का मतलब होता है कि आप के पास जब सारे फॉर्मूला, जो इक्वेशन आपने लिखा है उस इक्वेशन में जितने फॉर्मूलाज आपने थे, जितने टर्म्स आपके थे, सारे टर्म्स अगर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, तो उस समय जो परमिटिविटी है उसका यूनिट क्या होगा। अब परमिटिविटी क्या होता है बेटा, इस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। परमिटिविटी के लिए आप ये जाने कि परमिटिविटी जो है आता है आपका इस फॉर्मूला से, जो कुलम्स लॉ का फोर्स है, कुलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका,
इस फॉर्मूला पर आप देखेंगे कि ये जो है आपका टर्म यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यही है आपका परमिटिविटी। तो इसका ऐसा यूनिट की हमको बात करनी है बच्चे, तो किस टाइप से करेंगे जरा देखें। यहाँ पे आप एप्सिलॉन नॉट को एक साइड ले लें और बाकी सबको एक तरफ छोड़ दें, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ आर स्क्वायर। अब एफ इधर था, इधर आया, तो जब इक्वेशन के एक साइड से दूसरे साइड हम लेके आ रहे हैं तो इधर अगर मल्टीप्लाई था तो इधर ये डिवाइड में होता है, जैसा आप जानते हैं बेसिक अलजेब्रा है ये। Q1 सॉरी Q1 Q2। अब इस वाले में आप देखें कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये Q1 इंटू Q2/4 पाई एफ आर स्क्वायर है। तो सबके अब यूनिट्स को हम यहाँ पुट करना शुरू करेंगे। Q क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, चार्ज, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। Q2 भी चार्ज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका ऐसा यूनिट भी कूलम। 4 पाई आपका प्योर नंबर है, प्योर नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होगा। F क्या है हमारा, फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। R क्या है हमारे पास, R इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब आप जरा देखें कि ये ऑप्शन किस वाले ऑप्शन को मैच करता है, तो आप क्लियर देख सकते हैं ये कौन सा ऑप्शन है हमारे यहाँ पे बच्चा, डी ऑप्शन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी। ठीक है, मूविंग ऑन, अब हम चलेंगे दूसरे सवाल। तो दूसरे सवाल के लिए हम क्या करेंगे बेटा, दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल है आपके पास, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। तो क्या ये पूछ रहे हैं भी, तो सम ऑफ चार्जेस ऑन टू प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज। अब यहाँ ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, 0, 1 माइक्रोकूलम, 1 कूलम और इनफाइनाइट। इस सवाल के लिए हम बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, वो है क्या कि कैपेसिटर जो होता है उस कैपेसिटर में प्लेट्स होते कैसे हैं। तो एक कैपेसिटर आप अगर ड्रॉ करते हैं तो कैपेसिटर का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें एक आप लिखते हैं कि ये प्लस क्यू है, एक आपका प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। तो आप देखो एक प्लेट पे आपके पास जो चार्ज है वो प्लस क्यू है बेटा, और दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे टोटल चार्ज के लिए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहां से टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये कैंसिल करेगा एक दूसरे को और ये हो जाएगा 0। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, 0, इसका ऑप्शन 0, ऑप्शन नंबर ए, 0। अब इसी के तरह से हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप त्वरित अपवाही अवमंदित। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटिंग, डिसेलरेटिंग, ड्रिफ्टिंग। तो ये क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी के थ्योरी से है, पोर्शन से है बेटा, जिसका आंसर होगा सी, ड्रिफ्टिंग। अब ये क्यों है ऐसा, इस पर भी बात कर लीजिए जरा। तो जो इलेक्ट्रॉन की आप बात करते हैं कि अगर वो एक कंडक्टर के अंदर में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर में रखा हुआ होता है और उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं, मतलब आपने जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस उसको दिया है, बैटरी से कनेक्ट किया है, तो उस कनेक्शन के बाद होता यह है कि उसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि उस इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, यानी वो ड्रिफ्ट करता है। दैट इज वाई हम लोग यहाँ ड्रिफ्टिंग को चूज करें। अच्छा, इसका धारावाही चालक, तो इसके लिए क्या होगा बेटा, इसके लिए जब हम देखेंगे तो ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका अपवाही। ठीक है, ड्रिफ्टिंग दैट इज अपवाही। अब देखो बेटा अगला जो सवाल है हमारा, वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out from a closed surface enclosing a stationary unit positive charge in air is। तो ये चार ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, और अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लें और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, हम इसका आंसर
करते हैं। अब ये जो सवाल है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहां पे दो चीजों पे हमारे काम आएगा। हम यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करने वाले हैं। गॉस लॉ हमारा क्या होता है, फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी सतह के किसी भी सतह से जो फ्लक्स जुड़ा हुआ है वो कितना होता है, वो चार्ज, वो आवेश जितना घेरेगा उसको अगर आपने एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दिया तो ये जो फाई की हम बात करते हैं बेटा, तो ये फ्लक्स कैसे निकलेगा। यहां पर क्या है हमारे पास दिया हुआ, यहां पे हमारे पास दिया हुआ है स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यूनिट पॉजिटिव का मतलब क्या, एक यूनिट +1। यहां देखो हिंदी में भी जो है तो इकाई धन आवेश +1 चार्ज। तो ये जो +1 चार्ज की बात है, तो अगर आपने यहां Q इनसाइड की जगह 1 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1/ε0। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पे ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर ये नीचे है तो ऊपर इसको लिखें तो ये ε0 की पावर -1। कोई डाउट, आई होप नहीं हो, और अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारी टीम जो है आपको आंसर करने का प्रयास करेगी। तो इसका ऑप्शन हो गया बच्चे बी, ε0 रेज टू पावर -1, ε0 की घात -1। अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज विल बी। तो यहां पे हम ये बेसिक फॉर्मूला के ऊपर सवाल है बेटा, ये भी एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो सवाल जो है उसी पे हम जरा बात करें। सवाल है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज विल बी। कोई भी पॉइंट चार्ज है, कोई भी बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश, मान लेते हैं कि ये बिंदु आवेश कितनी है, ये बिंदु आवेश जो है, इसको जरा हम साइज बड़ा कर लें बच्चों। तो ये जो बिंदु आवेश है, मान लेते हैं ये चार्ज कितना है, Q। ठीक है, अब यहां से अगर r दूरी पर हमको पोटेंशियल निकालना हो तो ये कितना आएगा। तो पोटेंशियल के लिए हम बात करते हैं कि V बराबर, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आप सबको याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यानी आप यहां देख सकते हैं कि ये जो V है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या हो गया, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R के इनवर्स में। कोई डाउट यहां पे बच्चों, आई होप नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल है हमारे पास, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती, बड़े बूंद की धारिता होगी 4 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 25 माइक्रोफैरड और 164 माइक्रोफैरड। 64 identical drops of each of capacity 5 microfarad combine to form a big drop. Capacity of the big drop will be 4 microfarads, 20 microfarads, 25 microfarads और 164 microfarads। इस सवाल को देखने के लिए हम दो तरीका यहाँ पे अपनाएंगे बेटा। एक तो पहले हम लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करना आपको हम समझाते हैं कि अगर ये 2 नंबर वाले में आ जाता है, ऐसे चांस कम है, पर अगर आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। और अब अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा सवाल, तो डेटा चेंज करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो उसमें किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो इस पर जरा हम बात करते हैं बच्चे। तो ये जो सवाल है हमारे पास, इसका साइज कुछ ज्यादा ही, आई थिंक 1 शुड डू दैट। तो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है जिनकी कैपेसिटी जो है 5 माइक्रोफैरड है। अब ड्रॉप जो है वो किस शेप का होगा बेटा, ड्रॉप जब आपको ड्रॉ करने हम कहें तो आप बनाएंगे क्या, एक स्फीयर बना लेते हैं, और स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब आप नोटिस कर रहे हैं कि C जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे।
यानी रेडियस पे। और अब आप यहां नोटिस करो कि जब 64 ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स जब मिलेंगे तो वो मिलके क्या है, एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, मतलब एक बड़ा स्फीयर का फॉर्म कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जब वो कॉम्बिनेशन हो रहा है ड्रॉप्स का, तो यहां वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? अब एक ड्रॉप था, दो ड्रॉप था, तीन ड्रॉप, चार ड्रॉप, ऐसे पांच ड्रॉप, कई सारे ड्रॉप जो है मिलते चले जाएंगे। तो इन सारे के मिलने के कारण क्या, एक बड़ा सा ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा। तो होगा ये कि जो बड़ा ड्रॉप है, ये इसका वॉल्यूम और इस छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, एक समान होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ, हम कह रहे हैं यहाँ, हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, एक ही तरीके के ड्रॉप्स हैं, मतलब सब आइडेंटिकल है, सबका रेडियस बराबर है। तो 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, मतलब छोटे वाले का वॉल्यूम, इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, बड़े वाले का वॉल्यूम। तो यहां 4/3 पाई से 4/3 पाई हम काट सकते हैं बच्चे, और 64 आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। यहां से कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 आर क्यूब का क्यूब रूट। अब ये जो क्यूब रूट है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, तो 64 का जो क्यूब रूट है हमारा वो हो जाएगा 4, और आर क्यूब, आर मतलब नया जो रेडियस बनेगा वो पुराने वाले का क्या है, 4 गुना है। और यहां पर आप देख रहे थे क्या कि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर नया रेडियस जो है वो 4 गुना हो गया है पुराने का, इसका मतलब नया जो कैपेसिटेंस होगा वो भी क्या होगा, पुराने वाले के 4 गुना हो जाएगा, यानी 5 गुना 4, दैट इज 20 माइक्रोफैरड। तो ये 20 माइक्रोफैरड कितना होगा बेटा, ये आंसर हो गया आपका। कोई डाउट? होपफुली नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपके लिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा की, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दीज। अब यहां पर जो आप सवाल देखेंगे तो यहां कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं उसको देख के, उसके फिगर को देख के आप क्या बता सकते हैं। तो उसको देख के हम कई चीजें बता सकते हैं, जैसे जैसे क्या, फील्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल हम बता सकते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि फील्ड स्ट्रेंथ यानी क्षेत्र की शक्ति, ये जो क्षेत्र की शक्ति है इसके ऊपर जो हम बात करेंगे, तो ये क्या पढ़ा था आपने, आपको पढ़ाया गया होगा कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, कंपैरिजन में उन जगहों के जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। तो यहां पे देखो E2 जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर है। यहाँ पर E1 क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक है। तो E1 की वैल्यू जो है E2 से बड़ी होगी। तो ये तो हमको पता चलता ही है फील्ड स्ट्रेंथ। दूसरा डायरेक्शन, बिल्कुल ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन भी यही पढ़ाया गया होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लाइंस हैं जिनको जब आप ड्रॉ करते हैं तो इस पे कोई भी टैंजेंट जो है उस जगह पे, जिस जगह पे आपने टैंजेंट ड्रॉ किया है उसका आपको डायरेक्शन बता के देगा, यानी उसकी दिशा को बता के देगा। फिर अब यहां पर अगर ए और बी हमने कर दिया तो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि अगर दो ऑप्शन है तो फिर ऑल ऑफ दीज ही लगने वाला है, तो चुपचाप हम यहाँ पे डी ऑप्शन टिक कर देंगे, इनमें से सभी। आई होप यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबों को। तो हम आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल में। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र, on moving from the surface of a charged metallic sphere to the center of sphere, the electric field। अब ये जो सवाल है बेटा ये भी डायरेक्ट थ्योरी का है, एनसीईआरटी में आपको ये सवाल मिला होगा, थ्योरी आपको मिली होगी, तो आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा आपके शिक्षकों के द्वारा। योर टीचर्स मस्ट हैव टॉट दिस, दैट कोई भी अगर मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, मेटालिक स्फीयर मतलब ये मेटल का बना हुआ है, तो अगर ये मेटल का बना हुआ है तो मेटालिक स्फीयर में क्या होता है, इसके बाहर में 3 पॉइंट हम लेते हैं, एक आउटसाइड मतलब इसके बाहर, एक इनसाइड
और एक सरफेस पे, पर सरफेस पे हमको ध्यान चर्चा नहीं करनी, हम आउटसाइड इनसाइड में ही बात करते हैं। आउटसाइड के लिए क्या होगा बेटा? आउटसाइड के लिए हम कहते हैं कि आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इनसाइड में ये क्या हो जाता है? जीरो। यानी जो भी मेटालिक कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है उसके अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां तक कंसर्न्ड है, वहां पर उसका, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तो ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ द चार्ज मेटालिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल प्लेसेस। मतलब इसके अंदर में जहां भी कहीं आप देख लें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपके पास? जीरो ही आएगा। आई होप कोई समस्या नहीं होगी, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू। अब हम आते हैं अगले सवाल में। पोटेंशियोमीटर इज मेनली यूज्ड टू मेजर। अब पोटेंशियोमीटर का काम क्या है हमारे पास, हम जरा इस पे बात कर लें पहले। तो पोटेंशियोमीटर जो है हमारे लिए, वो पोटेंशियोमीटर जो है आपको दो कामों के लिए बेसिक आप यूज करते हैं। एक ये डिवाइस जो है, अगर आपके पास दो सेल्स दिए हुए हैं, दो अलग अलग सेल्स हैं आपके पास, दो अलग अलग बैटरीज हैं आपके पास, तो उन दोनों बैटरीज के आप इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। ये करंट मेजर करने के काम तो बिल्कुल नहीं आता। तो क्योंकि, और यहाँ पे रेसिस्टेंस भी क्लियर नहीं लिखा है इन्होंने कि ये इंटरनल रेसिस्टेंस है कि जो एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं, रियोस्टेट है या फिर आपका रेसिस्टेंस बॉक्स है उसके रेसिस्टेंस की है। तो यहाँ पर सेफेस्ट थिंग इज टू गो विथ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थैतिज ऊर्जा क्या होगी? When the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the system of charges। अब इस सवाल में थोड़ा सा समस्या है। क्या समस्या है हम आपको ये बताते हैं, क्योंकि इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो चार्ज हैं वो आपके किस टाइप के हैं, वो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये इन्होंने नहीं बताया है। तो उसको हम उसी तरीके से अप्लाई करके चलेंगे। तीनों केसेस को हम जरा समझते हैं और उसके हिसाब से जो परफेक्ट आंसर होगा हम उस आंसर पे बात करेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दो चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, इसका फॉर्मूला है हमारे पास U इज इक्वल टू, देन U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, तो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। अब यहां पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि U जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R तो है, लेकिन यहीं पर आपके साथ गड़बड़ हो सकता है। अगर आपने सीधे ये कह दिया कि R बढ़ रहा है तो U घटेगा, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो होगा क्या? तो इस केस में आप जो है आसानी से लगा देंगे कि ये डिक्रीज होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इसको और जरा हम एनालाइज करते हैं इस सवाल को कि इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये दोनों चार्जेस बेटा, इसमें से एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो जैसा कि आप जानते हैं एक प्लस और एक माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो क्या आता है? माइनस। यानी U जो है वो आ जाएगा माइनस के क्यू। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मान लेते हैं Q1 जो है आपका +5 है और Q2 जो है -10। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई, मतलब एक प्लस और एक माइनस चार्ज, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? 5 गुना 10 50, यानी -K इंटू 50 बाई R। अब आप नोटिस करो कि यहां पर ये चार्ज तो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी तो निगेटिव है। इसका मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड तो U का घटेगा, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है नंबर, तो ये असल में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे? अगर आप बात करते कि मान लो ये 50 है और R के जगह पहले आपने 10 रखा तो ये -5 के आता, लेकिन अगर 10 के जगह हमने यहां 25 रख दिया तो ये -2 के आ जाता। यानी अब अगर हम 5K और 2K की बात करें तो 5K हमारा बड़ा है,
2 के हमारा छोटा है, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस साइन है बेटे, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी जो नंबर असल में बड़ा है माइनस में वो नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहां पर ये घटेगा, और अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तब डिस्टेंस बढ़ाने के साथ ये घटेगा। तो इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है हमारा यहाँ पे वो सी होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज, और ये नॉट विल डिक्रीज। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, तो उस चीज का ज्यादा ख्याल खास रखना है आपको। चलिए तो हम आगे अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले अगर आपको कहीं कोई डाउट है यहां तक के पहले 10 सवालों में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग प्रयास करेंगे कि उस डाउट को खत्म करने के लिए एक लाइव सेशन अरेंज करें। तो अगला जो सवाल है बच्चों कि एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। That is, the resistance of a wire is R. If the diameter of the wire is halved by stretching it, then the resistance of wire will become. ऐसे सवाल में जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि आपने डायमीटर आधा किया, डायमीटर आधा किया मतलब रेसिस्टर आधा, रेडियस आधा किया, और वो रेडियस आधा करने के कारण रेसिस्टेंस पे फर्क निकाल लेंगे। तो यहां होगा क्या, आप करेंगे कि रेडियस तो सर आधा हो गया, डायमीटर आधा हुआ तो रेडियस आधा हो गया, इसका मतलब एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, क्योंकि r बाई 2 का स्क्वायर होगा। तो एरिया जो है 1/4 हो गया, और रेडियस का जो रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है रो एल बाई ए। तो एरिया क्योंकि 4 गुना घटा है तो रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ा देंगे, और आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर इसका बी है, दैट इज 4R। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत है, यहां पे ये चीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं बेटा, तो वायर को स्ट्रेच करते टाइम होगा क्या, अगर वायर स्ट्रेच हुआ है तो उसकी वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने वहां मटेरियल डाला नहीं, बस उसको खींच दिया। तो अगर उसका लेंथ बढ़ा, एरिया जितना घटा उतना ही उसका लेंथ बढ़ गया। तो दोनों में हमको चेंज स्टडी करना होगा, लेंथ में भी एरिया में भी। तो एरिया का चेंज तो आपने 1/4 कर लिया, लेंथ का चेंज क्या होगा, तो यहां हम कहते हैं कि L1 इंटू A1, लेंथ इंटू एरिया यानी वॉल्यूम, इज इक्वल टू L2 इंटू A2, नया लेंथ इंटू नया एरिया। तो L1 A1 इज इक्वल टू L2 कितना हो जाएगा बच्चा, नया लेंथ हमको निकालना है, नया एरिया क्या है, पुराने वाले का 1/4, दैट इज A1 बाई 4। A1 से A1 कट गया, L2 इज इक्वल टू 4L1। यानी ऐसे केस में इस वाले कंडीशन में लेंथ भी हमारा क्या हो गया, 4 गुना हो गया पहले से। तो एरिया अगर घटा था तो लेंथ 4 गुना बढ़ गया, सॉरी रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया। अगर लेंथ भी 4 गुना बढ़ जाए तो रेसिस्टेंस इसके कारण भी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 4 टाइम्स इंटू 4 टाइम्स, 4 गुना और उसका 4 गुना, कितना हो गया, 16 गुना। आंसर हमारा होगा यहाँ पे 16R। तो ये गड़बड़ ना करें, और अगर आपने किया तो उसे सुधार लें। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला जो सवाल है हमारा वो है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टर शीट इज। थिन कंडक्टर शीट के लिए तो यहां पे रूट वर्ड, आप यहां इनफाइनाइट शीट देखेंगे और तुरंत दिमाग में आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग शीट का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट पॉइंट एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। तो आप इसमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे। अगर ये कंडक्टिंग शीट नहीं होता, कंडक्टर नहीं होता, तब हम यहाँ पे सी लगाते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्योंकि ये कंडक्टिंग शीट है इसलिए यहां पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर सवाल है, two capacitors C1 2 microfarad and C2 4 microfarad are connected in series and a potential difference of 1200 volt is applied across it. The potential difference across 2 microfarad will be। यहां पर हमको क्या ध्यान देना है, यहां पे कहा जा रहा है कि दो कैपेसिटर C1 और C2 हमने सीरीज में लगाए, ठीक है, और इस सीरीज में लगाने के बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट का उसको अप्लाई कर दिया।
उस एप्लीकेशन के कारण क्या हुआ कि 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये हमने निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जरा फिगर बना लिया जाए। सॉरी, ये फिगर हम बनाते हैं कि 2 कैपेसिटर हमने ले लिया, ये है आपका 1200 वोल्ट, C1 हो गया आपका 2 माइक्रोफैरड और C2 हो गया आपका 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, अगर ये सवाल आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा, लेट अस से कि ये वोल्टेज कितना है V1, इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा V2। लेकिन एक बात जरा देखिए कि ये दोनों तो सीरीज में है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, 1200 के बराबर, यानी V1 प्लस V2 शुड बी इक्वल टू 1200। और क्योंकि ये सीरीज में है तो जो चार्ज इसके थ्रू पास करेगा वही चार्ज इसके थ्रू पास करेगा। तो V1 और V2 के टर्म्स में आप ये कह सकते हैं क्या, आप फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, यानी V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ पे V1 के जगह हम लिख सकते हैं Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इज इक्वल टू 1200। अब C1 और C2 कितना है आपके पास, इस पे जरा बात कर लीजिए। C1 कितना है बच्चे, 2 माइक्रोफैरड, C2 कितना है 4 माइक्रोफैरड, यानी Q बाई 2 प्लस Q बाई 4 इज इक्वल टू 1200, दैट इज 3Q बाई 4 इज इक्वल टू 1200। तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 1200 इंटू 4 बाई 3, दिस इज 400 इंटू 4, तो Q इज इक्वल टू 1600। अब Q की वैल्यू अगर हमने निकाल ली, और एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये माइक्रो कूलम में है, क्योंकि यहाँ माइक्रोफैरड था, ये माइक्रो कूलम में है। अगर इसको हम यहाँ पुट कर दें, V1 बराबर था आपके पास Q बाई C1, यानी 1600 बाई 2 विच इज 800। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 800 वोल्ट्स। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 पे। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड विल बी। अब यहां पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कम से कम कितना कैपेसिटर हमको यूज करना होगा ताकि आप 2 माइक्रोफैरड का कितना कम से कम कैपेसिटर आप यूज करें ताकि आप 5 माइक्रोफैरड जनरेट कर पाए उसके कनेक्शन से। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर आएगा बेटा हमारे पास वो होगा किस टाइप से, उस पर हम बात करते हैं। इस कंडीशन में जब भी आपका सवाल आए तो एक तो उसका लॉन्ग मेथड चलता है, लेकिन क्योंकि आप ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए हम एक सिंपल कंडीशन में आपको हम समझा देते हैं कि यहां पर जो कनेक्शन लगेगा बेटा वो इस टाइप से होगा। ओह सॉरी, तो यहां जो कंडीशन होगा बेटा वो कैसे होगा, आप करेंगे क्या, आप ले लेंगे पहले 2 कैपेसिटर ऐसे, फिर ले लेंगे पहले ले लिया ऐसे कैपेसिटर, फिर लगाया ऐसे, ठीक। और यहाँ पे हमने लाना कितना है बेटा, 5 माइक्रोफैरड ना। तो अगर 2 माइक्रोफैरड वाला हमने सीरीज में डाल दिया तो सीरीज में डालने पर क्या होगा, सीरीज में डालने पर वो हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, है ना। और अगर ये 1 माइक्रोफैरड हो गया तो उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको बाकी सिर्फ 4 चाहिए ना, 4 माइक्रोफैरड हमको करना है। तो 4 माइक्रोफैरड और हम कैसे दें, और वो हमको ऐड करना होगा इसके लिए, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए इसके लिए आपको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे देखते हैं हम जरा इस पे। ठीक है, तो ये जो 1 माइक्रोफैरड हमने कर दिया, इसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इसमें अब हमको 4 माइक्रोफैरड और देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपली अगर इसको पैरेलल में लगा दें तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, फिर एक पैरेलल ऊपर भी दे दिया। तो अब क्या हुआ बेटा, ये दोनों मिलके बन गए 1 और ऊपर वाला बन गया 2 और नीचे वाला 2, तो 2 + 1 + 2 दैट इज 5 माइक्रोफैरड। तो इसका ऑप्शन होगा A4। ठीक है,
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा। अगला सवाल है आपका, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल। मतलब एक कैपेसिटर को जो चार्ज किया गया 100 वोल्ट से, तो उसमें 1 जूल एनर्जी स्टोर की गई, तो उसका कैपेसिटेंस क्या रहेगा। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जरा इस पे हम सवाल करते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास हमको C निकालना है, V हमको गिवन है, U हमको गिवन है, तो यहां से C इज इक्वल टू 2U बाई वी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब U की वैल्यू कितनी दी है, यहां 1 जूल, V की वैल्यू 100, 100 स्क्वायर्ड, राइट, तो 100 इंटू 100, तो दिस विल बिकम 2 बाई 10 की पावर 4, यानी 2 इंटू 10 की पावर -4 फैरड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप, ठीक है। अब क्योंकि आई थिंक ये वीडियो जो है आपका आधा घंटे के ऊपर जाएगी, तो आप कई बच्चे इतना लंबा वीडियो लेक्चर देख नहीं पाते, और कई लोग देख भी लेते। इसके लिए हम लोग अब जो बाकी के सवाल हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे के अपडेट इसमें मिलते रहें। आप लाइक करें, दोस्तों को बताएं, और अगर कोई सजेशन है आपका तो आप इस कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में अगर आपको समझने में डाउट रहा हो तो वो भी आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, और प्रयास करेंगे कि आपको उसके बारे में अगले वीडियो में बता। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और स्ट्रेस ना लें, अच्छे से पढ़ाई करें।